सोनी, किसी ने इतने प्यार से पुकारा कि हवाओं में रस भर गया। आदरणीय धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित गुनाहों का देवता की ये पंक्तियां पढ़ते हुए 18 बरस की सोनिया के गालों पर गुलाबीपन छा गया था। उसे वो लम्हा याद आ रहा था जब पहल किसी ने उसे इस तरह पुकारा था, सोनी। सुनकर सोनिया के पांव सहज ठिठक गए। इससे पहले कि वो पीछे मुड़कर देखती, उसने सोचा, कोई उसे इस तरह क्यों पुकारेगा भला। वो भी कॉलेज के पहले दिन जहाँ कोई उसे जानता भी नहीं। लेकिन जब फिर से वही आवाज आई, तब उसने पलट कर देखा। सामने एक सुदर्शन युवक खड़ा था। सोनिया हिचकिचाते हुए उसके पास पहुंची। इससे पहले कि वो कुछ कहती, उसी युवक ने बातचीत शुरू करते हुए कहा, आप अपना पहचान पत्र पुस्तकालय में भूल आई थी। जी धन्यवाद, पर मेरा नाम सोनिया है, सोनी नहीं। सोनिया ने कार्ड लेते हुए कहा, सोनी ज़्यादा जचता है मुझे। ये कहता हुआ वो युवक बिना सोनिया की प्रतिक्रिया का इंतजार किए विद्यार्थियों की भीड़ में गायब हो गया। सोनिया हैरान सी खड़ी रह गई। कॉलेज के साथ साथ अनाथालय की दुनिया से बाहर की इस दुनिया में भी आज सोनिया का पहला दिन था। अब तक सोनिया अनाथालय की तरफ से संचालित विद्यालय में ही पढ़ती आई थी। 12वीं में पूरे राज्य में तीसरे स्थान पर आने की वजह से उसे शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिला था। कक्षा में प्रवेश करते हुए सोनिया के कदम लड़खड़ा रहे थे। वो उत्साहित भी थी और थोड़ी डरी हुई भी। अपने अपने दोस्तों के दल में व्यस्त सभी विद्यार्थियों के बीच वो सीधी सादी सी लड़की नितांत अकेली थी। लेकिन जब कक्षा शुरू हुई और सभी विद्यार्थियों के सामान्य परिचय के दौरान शिक्षक द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों के सोनिया ने सटीक उत्तर दिए, तो सारी कक्षा ने उसके लिए जोरदार तालियां बजाई। साथ ही कई सहपाठियों के मित्रता भरे हाथ उसकी तरफ बढ़ चुके थे। सोनिया जिस अनाथालय में रहती थी, वहां की संचालिका को सभी दादी माँ कहकर संबोधित करते थे। एक दिन जब सोनिया ने उनसे पूछा था, दादी माँ मेरी पहचान क्या है, तब उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा था, बिटिया तुम्हारी योग्यता ही तुम्हारी पहचान है। आज कक्षा में बजती हुई तालियां दादी माँ की बातों को सच साबित कर रही थी। सारी कक्षाओं के खत्म होने के बाद कॉलेज से निकलते हुए सोनिया की आंखें सुबह मिले उस युवक को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखा। लगभग 1 महीने के बाद एक दिन सोनिया पुस्तकालय में बैठी थी। तभी किसी की आवाज़ आई, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? सोनिया ने किताब से नज़र हटाई तो सामने वही युवक खड़ा था। उसे देखते ही सोनिया का चेहरा खिल उठा, लेकिन अगले ही पल अपनी भावनाओं को संयत करते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, हाँ बिल्कुल बैठिए, मैं रवि, 2वीं वर्ष से। कहते हुए उस युवक ने हाथ आगे बढ़ाया। उससे हाथ मिलाते हुए सोनिया के हाथ काँप रहे थे। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है, आप काँप क्यों रही हैं? रवि ने परेशान होते हुए पूछा। सोनिया ने सहज होने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मेरी कक्षा का वक्त हो गया है, मैं चलती हूँ। रवि एकटक सोनिया को जाता हुआ देखता रहा। कॉलेज का पहला वर्ष बीतते बीतते रवि और सोनिया एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। सारे कॉलेज में उनकी जोड़ी मशहूर हो चुकी थी। इस नए नए प्यार के खुमार में सोनिया इस कदर डूब गई थी कि उसका ध्यान अब पढ़ाई में कम और रवि द्वारा भविष्य दिखाए गए सब्ज बाग में ज़्यादा रहने लगा था। दादी माँ की अनुभवी नज़र से सोनिया की ये स्थिति ज़्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकी थी। उन्हें डर लग रहा था कि सोनिया अपने उज्जवल भविष्य पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी न मार ले। अपना दायित्व समझकर उन्होंने सोनिया को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन युवा अवस्था के जोश और रवि की संगत का रंग उस पर कुछ ऐसा छाया था कि वो दादी माँ को अपना दुश्मन समझने लगी और उनसे कटी कटी रहने लगी। प्रथम वर्ष की परीक्षा के दिन नज़दीक आ रहे थे। अपने और रवि के रिश्ते पर उठ रही उंगलियों को गलत साबित करने के लिए सोनिया ने जोर शोर से पढ़ाई में मन लगाने का इरादा बना लिया था। आज रवि से बोल दूंगी कि अब हम परीक्षा के बाद ही मिलेंगे। ये सोचते हुए सोनिया कॉलेज पहुंची। तब रवि के दोस्तों ने बताया कि वो कुछ दिनों के लिए अपने गांव गया है। कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था, ऐसे कैसे चला गया?
सोचती हुई सोनिया परेशान हो उठी और बिना कक्षा में गए वापस अनाथालय चली गई। जब कहीं उसका मन नहीं लगा तब हार कर उसने अपनी प्रिय पुस्तक गुनाहों का देवता उठा ली और उसे पढ़ते हुए रवि के ख्यालों में डूबती चली गई। करीब एक हफ्ते के बाद जब रवि वापस आया तब उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर सोनिया ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ रवि? गांव में सब ठीक है ना? नहीं सोनी, कुछ ठीक नहीं है। माँ बहुत बीमार है, शायद अब ज़्यादा दिन जीवित भी ना रहे। उनकी अंतिम इच्छा है कि वो एक बार अपनी बहू को देख ले, रवि ने आंसू भरी आंखों के साथ कहा। उसके आंसू पोंछते हुए सोनिया बोली, तो इसमें क्या मुश्किल है? तुम दादी माँ से आकर मिल लो, फिर मैं और दादी माँ तुम्हारे साथ गांव जाकर माँ जी से मिल लेंगे। यही सोचकर मैं तुम्हारी दादी माँ से मिलने गया था सोनी, लेकिन उन्होंने मुझे बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। तुम तो जानती हो कि वो हमेशा से हमारे रिश्ते के खिलाफ रही हैं। शायद वो नहीं चाहती कि स्नातक होकर उनके अनाथालय से निकलने के बाद तुम्हें एक संघर्षपूर्ण जीवन की जगह आरामदेह और सुंदर पारिवारिक जीवन मिले। रवि उदासीन भाव से बोला। ये सुनकर सोनिया का दादी माँ के प्रति क्रोध और तीव्र हो गया। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ रवि, बोलो कब चलना है? सोनिया ने रवि का हाथ थामते हुए कहा। हो सके तो आज शाम ही सोनी, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। रवि की आवाज़ में उदासी थी। शाम में जरूरी काम का बहाना बनाकर कुछ जरूरी सामान अपने छोटे से हैंडबैग में रखकर और दादी माँ के लिए एक चिट्ठी छोड़कर सोनिया अनाथालय से निकल गई। जब देर रात तक सोनिया वापस नहीं लौटी तब दादी माँ को कुछ संदेह हुआ। वो उसके कमरे में गई तो मेज पर उनके नाम लिखी हुई सोनिया की चिट्ठी उन्हें मिली। दादी माँ, मैं आपके अनाथालय को छोड़कर अपने घर जा रही हूँ, अपने रवि के साथ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, सोनिया। इस चिट्ठी ने दादी माँ को सकते में डाल दिया। वो सर पकड़कर बैठ गई। उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हो रही थी। आंखों ही आंखों में रात कटते हुए वो सुबह होते ही सोनिया के कॉलेज पहुंची और प्राचार्य को सोनिया की चिट्ठी दिखाकर उनसे रवि के घर का पता लिया। रवि के दिए हुए पते पर जब उन्होंने अनाथालय के एक कर्मचारी को भेजा तब मालूम हुआ कि वो पता गलत था। अब दादी माँ समझ गई कि सोनिया किसी गलत चक्कर में पड़ गई है। उन्होंने तुरंत पुलिस थाने का रुख किया, लेकिन 24 घंटे इंतजार करने के लिए कहकर थानेदार ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। उधर रात भर का सफ़र तय करने के बाद अगली सुबह जब सोनिया रवि के साथ एक अनजान स्टेशन पर उतरी तो एक तरफ जहां उसके मन की कई दुविधाएं और डर दस्तक दे रहे थे तो दूसरी तरफ एक नई खुशहाल जिंदगी की उम्मीद से वो खुश भी थी। रवि और सोनिया को लेने के लिए स्टेशन पर गाड़ी मौजूद थी। गाड़ी जब पूरे गांव को पार करके सुनसान रास्ते पर चलने लगी तो सोनिया चौंकी। जब उसने रवि से पूछा तो रवि ने जवाब दिया, ओह सोनी, परेशान मत हो, माँ बहुत बीमार है ना, तो सब ने उसे गांव से बाहर एक छोटे से घर में रखा है। हम अभी वहां पहुंच जाएंगे। अब सोनिया को की घबराहट होने लगी थी, लेकिन सिवाय इंतजार करने के उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। थोड़ी ही देर में उनकी गाड़ी वीराने में बने हुए एक छोटे से घर के आगे रुकी। घर का दरवाज़ा खोलकर जब रवि सोनिया के साथ अंदर गया तो वहां रवि की माँ की जगह 2 लोग थे। इससे पहले कि सोनिया कुछ समझ पाती रवि ने हंसते हुए कहा, लीजिए भाई, आपकी मांग मैंने पूरी की। अभी अभी इस हुस्न की परी ने 18 बरस पूरे किए हैं। उनमें से एक आदमी ने रवि के हाथ में पैसों का बंडल दिया और पूछा, कोई लफड़ा तो नहीं होगा ना? रवि कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। इस बेचारी अनाथ लड़की के पीछे भला कौन आने वाला है? अब सोनिया समझ चुकी थी। उसने रवि को थप्पड़ मारते हुए इतना ही कहा, आखिर क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ पैसों से मोहब्बत है, कहता हुआ रवि वहां से चला गया। सोनिया उन 2 अजनबी लोगों को देखकर थरथरा रही थी। फिर भी उसने मन ही मन सोचा कि अगर किसी ने उसे हाथ लगाने की कोशिश की तो वो अंतिम सांस तक उनसे लड़ेगी। लेकिन ये नौबत आने से पहले ही वो लोग सोनिया को बेहोशी की हालत में पहुंचा चुके थे। 18 घंटे की गहन बेहोशी के बाद जब सोनिया की आंखें खुली
तब उसने खुद को उस छोटे से कमरे की जगह एक आलीशान कमरे में मखमली बिस्तर पर पाया। सोनिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने आसपास देखा, लेकिन उसे उन दो लोगों में से कोई भी नजर नहीं आया। थोड़ी देर में एक नर्स कमरे में आई और सोनिया को होश में आया हुआ देखकर उसका भली भांति चेकअप किया। सोनिया ने डरते डरते उससे पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप बता सकती हैं? आप इस वक्त दुबई में बड़े शेख साहब की हवेली में हैं। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, कहकर नर्स चली गई। कुछ वक्त गुजरने के बाद एक और महिला सोनिया के कमरे में आई। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं इस हवेली की मुख्य परिचारिका हूँ। मुझे यहाँ आपको तैयार करके शेख साहब के समक्ष पेश करने के लिए भेजा गया है। अपने देश से इतनी दूर अनजान लोगों के बीच किसी बात का विरोध करने की हिम्मत सोनिया में नहीं बची थी। न जाने यहाँ उसका क्या हश्र हो। दुबई के कुछ अय्याश शेखों द्वारा लड़कियों के खरीद फरोख्त, उनके साथ होने वाले अत्याचार और गुमनामी में उन लड़कियों की मृत्यु की कई खबरें वो पढ़ चुकी थी। उसे दादी माँ की बातें, उनकी हिदायतें याद आ रही थी, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ नहीं रह गया था। उसने स्वयं को नईते के हवाले कर दिया था। भारत में दादी माँ की भी यही स्थिति थी। अपनी तरफ से वो सोनिया को ढूंढने की उन्होंने हर संभव कोशिश की, लेकिन नाकामी ही हाथ लगी। अब दिन रात सोनिया की सलामती की प्रार्थना में उनके हाथ भगवान के आगे जुड़े हुए रहते थे। थोड़ी देर में हवेली की मुख्य परिचारिका सोनिया को सजा सवार कर शेख साहब के कमरे में पहुंचाकर जा चुकी थी। आओ मेरे पास, मोहब्बत की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। सोनिया को देखकर अधेड़ शेख साहब बोले। उनकी बात सुनकर सहसा सोनिया हंस पड़ी। उसे यूं हंसते हुए देखकर शेख साहब ने क्रोध में तिलमिलाते हुए कहा, मूर्ख लड़की, मेरी बात पर हंसकर गुस्ताखी करने की जुर्रत भी तुमने कैसे की? नहीं नहीं, मैं आपकी बात पर नहीं, इस मोहब्बत लफ्ज़ पर हंस पड़ी। सोनिया की आंखें डबडबाई हुई थी। शेख साहब ने न जाने क्या सोचकर सोनिया से इसकी वजह पूछ डाली। कहा, मैं सोच रही थी कि मेरी मोहब्बत मुझे मेरा घर देगी, मेरी पहचान देगी, और कहाँ मेरी रही सही पहचान भी इस मोहब्बत के नाम पर मुझसे छीन ली गई। सोनिया से रवि द्वारा किए गए फरेब की बातें सुनकर शेख साहब बिना कुछ कहे वहां से चले गए। दूसरे कमरे में जाकर उन्होंने अलमारी से एक पुरानी एल्बम निकाली। उसके पन्ने पलटते हुए उन्हें बरसों पहले खोई हुई अपनी बिटिया याद आ गई, जिससे किसी ने इसी तरह प्यार के नाम पर बहलाकर उसका सौदा कर दिया था। इससे पहले कि शेख साहब उसे ढूंढ पाते वो आत्महत्या कर चुकी थी। मन ही मन कुछ सोचकर शेख साहब फिर से सोनिया के पास पहुंचे और बोले, अगर तुम्हें जिंदगी में अपनी मर्जी से कोई एक काम करने का अवसर मिले तो तुम क्या करोगी? सोनिया ने जवाब दिया, मैं कोशिश करूंगी कि कुछ ऐसा करूं कि फिर कोई सोनिया किसी रवि के जाल में फंसकर इस तरह बर्बादी के कगार पर ना पहुंचे। जाओ, मैंने तुम्हें यह मौका दिया। आज से, अभी से सब तुम्हें मेरी बेटी के तौर पर जानेंगे, और मेरे नाम में कितनी ताकत है इसका अंदाज़ा तुम इस बात से लगा सकती हो कि रातों रात तुम भारत से यहाँ आ गई और कोई मुझ तक पहुँचने की हिम्मत नहीं कर सका। आज से ये सारी ताकत मैं तुम्हें सौंपता हूँ। तुम चाहो तो भारत वापस जाकर भी अपना नया जीवन शुरू कर सकती हो। शेख साहब सोनिया के सर पर हाथ रखते हुए बोले। शेख साहब की बातें सुनकर सोनिया हतप्रभ सी खड़ी थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी जो उसने सुना वो सच है, कि कुछ देर पहले बदकिस्मती के दरवाजे पर खड़ी उसकी ज़िंदगी एक लम्हे में इस तरह बदल भी सकती है। अपनी बात कहकर शेख साहब वहाँ से जा चुके थे। उनके जाने के बाद जब मुख्य परिचारिका ने आकर सोनिया को बरसों से बंद पड़े शेख साहब की बिटिया के कमरे की चाबियां सौंपी, तब सोनिया को विश्वास हुआ कि वो सच कह रहे थे। रात के खाने पर जब सोनिया की मुलाकात शेख साहब से हुई, तब उसने कहा, क्या मैं आपको बाबा बुलाऊं? शेख साहब के हामी भरने के बाद सोनिया बोली, बाबा, मैं यहीं रहना चाहती हूँ और आपसे जीवन जीने की गुण सीखना चाहती हूँ, ताकि अपनी जैसी लड़कियों को बचाने का अपना सपना पूरा कर सकूं। बस एक बार भारत से मेरी दादी माँ को बुलवा दीजिए। उनके मुझ पर बहुत एहसान है और बदले में मैंने उन्हें दुख के सिवा कुछ नहीं दिया।
जरूर बिटिया, तुम निश्चिंत रहो और अब अच्छे से खाना खाओ। तुम्हारे लिए अलग रसोई में खास शाकाहारी खाना बना है। तंदुरुस्त रहकर ही दुश्मनों का मुकाबला किया जा सकता है। शेख साहब ने सोनिया को तसल्ली देते हुए कहा। धीरे धीरे सोनिया शेख साहब के साथ सहज हो गई। जहां शेख साहब एक जिम्मेदार पिता की तरह उसे भविष्य में अपना सारा व्यवसाय संभालने के लिए तैयार करने के साथ साथ आत्मरक्षा के गुण भी सिखा रहे थे, वहां सोनिया एक आज्ञाकारी बेटी की तरह उनकी सारी बातों पर अमल करने के साथ साथ एक स्नेही माँ की तरह उनका ख्याल भी रखती थी। शेख साहब सोनिया को प्यार से छुटकी दादी माँ कहकर बुलाते थे। कुछ दिनों के बाद जब भारत से दादी माँ आकर सोनिया से मिली तो उसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि ये वही सोनिया है जो किसी के एक साधारण खुड़की से भी सहम कर उनकी गोद में आकर रोने लगती थी। शेख साहब, मेरी बिटिया का जीवन संवारने के लिए मैं आपका जितना आभार व्यक्त करूं कम है, दादी माँ कातर स्वर में बोली। शेख साहब ने विनम्रता पूर्वक कहा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं बहन जी? मैंने उस पर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि मेरी छुटकी दादी माँ की वजह से तो मुझे अपने कुछ पाप कम करने का अवसर मिला है। सोनिया की तरफ से निश्चिंत होकर और उसे ढेर सारा आशीर्वाद देकर दादी माँ वापस भारत लौटी। धीरे धीरे 3 बरस गुजर गए। एक दिन सोनिया ने शेख साहब से कहा, बाबा, अब मुझे लगता है कि मैं अपने उद्देश्य की तरफ पहला कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। बोलो छुटकी दादी माँ, तुम्हारी क्या योजना है? शेख साहब ने पूछा। सोनिया ने विस्तार से उन्हें अपनी योजना बताते हुए कहा, बाबा, मैं एक संस्था बनाना चाहती हूँ जिसमें कुछ जासूस हों, कुछ ताकतवर लोग जो वक्त पड़ने पर किसी से भी लड़ सकें, ताकि उनकी मदद से मैं खरीद फरोख्त के जाल से फंसी हुई लड़कियों का पता लगवाकर उन्हें छुड़वाने में और फिर से उन्हें सामान्य जीवन जीने में मदद कर सकूं। शेख साहब ने इसके लिए हामी भर दी और अपने कई विश्वास पात्र लोगों को सोनिया की संस्था से जोड़ दिया। अपनी संस्था की मदद से सोनिया ने ऐसी कई लड़कियों का जीवन बर्बाद होने से बचाया जिन लड़कियों का कोई परिवार, कोई अपना नहीं था। उन्हें सोनिया अपनी संस्था में ले आती, जहां उन्हें रहने की जगह के साथ साथ उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाता था। अब उसकी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य ही यह रह गया था, असहाय लड़कियों के लगभग उजड़े हुए जीवन में सम्मान के साथ फिर से जीने की नई अलख जगाने की जो मुहिम सोनिया ने शुरू की थी, वो उसकी संस्था के बढ़ते हुए दायरे के साथ निरंतर तेजी से अपना विस्तार कर रही थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता जा रहा था। शेख साहब की मृत्यु के बाद उनकी इच्छानुसार सोनिया उनके व्यवसाय की बागडोर संभालने के साथ साथ अपनी संस्था से जुड़े हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी बखूबी कर रही थी। सोनिया के द्वारा किए गए नेक कामों और सभी के साथ उसके सरल सहज व्यवहार के कारण सभी कर्मचारियों से लेकर समाज में भी सोनिया का मान सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन सोनिया को भारत से आने वाली एक लड़की के बारे में खबर मिली। हवाई अड्डे पर तत्परता से मौजूद सोनिया के लोगों ने उस लड़की को अपना संरक्षण में लेते हुए उसे यहाँ लाने वाले लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। वो लड़की जब सोनिया के पास पहुंची तब सदमे के कारण वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। जब सोनिया ने उसे सुरक्षित होने का भरोसा दिलाया तब वो सहसा उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। बहुत देर तक रोने के बाद उस लड़की, जिसका नाम शालू था, ने सोनिया को अपने घर का पता बताया। शालू का चेहरा बार बार सोनिया को किसी की याद दिला रहा था। कुछ सोचकर सोनिया ने तय किया कि शालू को भारत में उसके घर तक पहुंचाने वो खुद जाएगी। उधर शालू के गायब होने पर उसके पिता ने उसे खोजने की हर संभव कोशिश की। पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन कहीं से भी शालू की कोई खबर नहीं मिली। जैसे तैसे वक्त गुजर रहा था। बेटी की चिंता में उसके पिता की हालत बिगड़ती जा रही थी। अपनी लाडली बिटिया की सलामती के लिए वो दिन रात ना जाने कितनी मन्नतें मांगते हुए हर आहट के साथ चौंक कर दरवाजे की तरफ भागते कि शायद उसकी बिटिया या फिर उसकी कोई खबर आई हो, लेकिन फिर निराश होकर बैठ जाते। बरसों पहले पत्नी को छोड़कर चले जाने के बाद अब बस एक शालू ही तो है उनके जीने का सहारा थी। जब सोनिया शालू को लेकर उसके घर पहुंची तब भी उसके पिता दरवाजे पर ही खड़े थे। उन्हें देखते ही शालू दौड़कर उन्हें गले से लग गई। अपनी बिटिया को सही सलामत देखकर उसके पिता सोनिया के पैरों पर गिर पड़े और रोते हुए बोले, इस एहसान के बदले आप जो कहेंगी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ।
ध्यान से उस शख्स का चेहरा देखते हुए सोनिया जोर जोर से हंस पड़ी और बोली, जिसने प्यार जैसी पवित्र भावना को बदनाम करके मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, वो भला मुझे क्या दे सकता है। शालू के चेहरे ने मुझे तुम्हारी याद दिला दी थी रवि, या जो भी तुम्हारा असली नाम है। इसलिए मैं स्वयं इसे लेकर तुम्हारे पास आई, ताकि देख सकूं कि एक धोखेबाज प्रेमी फिक्रमंद पिता के रूप में कैसे दिखता है। रवि ने चौंक कर सोनिया की तरफ देखा। सोनी तुम? सोनी नहीं, सोनिया, सिर्फ सोनिया। और सोनिया ने कदम तेजी से वापस जाने के लिए मुड़ गई। मुझे माफ, रवि के शब्द हवा में तैरते ही रह गए। इस तरह अचानक सोनिया को सामने देखकर और उसकी बातें सुनकर अपने दागदार अतीत को याद करते हुए रवि अब अपनी बेटी की नज़रों का सामना कर पाने में असमर्थ था। ऐसी ही और स्टोरीज़ के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।